चलिए बताइए, इस पीपीटी में थोड़ा सही दिख रहा है? आप देखिए फॉन्ट वगैरह से व्हाइट में थोड़ा आपको दिक्कत होती थी, इसमें क्लियर दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा कमेंट में बताइए। शोभानंद, अमृत, बताइए जल्दी से कमेंट में। और स्टार्ट करते हैं ना। कल थोड़ा सा पार्ट बचा था, गंगा नदी तंत्र को या फिर गंगा रिवर सिस्टम को हमने डिस्कस किया था। कुछ चीजें बची हुई थी, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी पार्ट बचा हुआ था। अन्य जो नदियां हैं, जैसे यमुना हो गई, बाकी जो और ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है इसमें? बताओ, व्हाइट में जैसे थोड़ा दिक्कत होती थी, इसमें क्लियर है? ठीक है ना? चलो, थोड़ा सा गंगा का रिवीजन कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, देखिए देखिए, सबसे पहले कल हमने गंगा नदी पढ़ना स्टार्ट की थी और गंगा नदी को हमने उत्तराखंड में समझा था कि कैसे गंगा नदी उत्तराखंड में अपना स्वरूप धारण करती है, फिर उसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने 5 प्रमुख प्रयागों के बारे में चर्चा किया था, जैसे कि विष्णु प्रयाग हो गया, इसके अलावा नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया और देव प्रयाग हो गया। ये 5 पवित्र प्रयागों के बारे में हमने डिस्कस किया था। किन किन नदियों के संगम में ये स्थित हैं, यहाँ से कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। खासतौर पर रुद्र प्रयाग, जो कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। और जो देव प्रयाग गंगा सॉरी भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर है। तो यहां से कई बार बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कल एक चीज बताना भूल गया था मैं, कि खतलिंग ग्लेशियर यहाँ पर है और यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं भीलांगना नदी। कौन सी नदी? भीलांगना नदी। और इन दो नदियों के संगम पर भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम स्थित है। कौन सा डैम है? टिहरी डैम। 261 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, याद रखना है, भीलांगना और भागीरथी नदियों के संगम पर टिहरी डैम स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है। ये वाला पॉइंट कल मैंने आपको डिस्कस नहीं कराया था। ठीक है, इसके अलावा पूरी जर्नी हमने उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश होते हुए कैसे ये बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र, जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, और गंगा, जिसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें कल हमने डिस्कस कर ली थी। कल हमने गंगा की थ्योरी को भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, क्लियर होगा? कोई डाउट हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। चलिए, यमुना नदी की हम थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ठीक है, तो यमुना नदी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यमुना नदी की यदि हम बच्चों बात करें, तो यमुना नदी जो है, ये पूरे भारत में किसी भी नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है या फिर सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा गंगा की भी यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपको याद रखना है कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर है या फिर बंदरपूछ पर्वत है, यहां से ही इसका ओरिजिन होता है, उत्तराखंड से। गढ़वाल हिमालय है, मैंने आपको बताया था जब हिमालय पढ़ा रहा था, कि जो उत्तराखंड का हिमालय है ये 2 पार्ट में है। ईस्ट वाले को बोलते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, और वेस्ट वाले को बोलते हैं गढ़वाल हिमालय। ठीक है, गढ़वाल हिमालय। तो यहां से ही यमुना नदी का ओरिजिन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, बंदरपूछ श्रेणी, यमुनोत्री ग्लेशियर, 6330 मीटर की हाइट से गढ़वाल हिमालय से इसका ओरिजिन होता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1375। ठीक है, 1375। ठीक है, याद रखना है, इसकी लंबाई है। इसके अलावा इसको सदा नीरा नदी बोलते हैं और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सदा नीरा मतलब, मैंने आपको बताया था, जो हिमालयी नदियां होती हैं इनमें जल की कभी कमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनको जो जल की प्राप्ति होती है वो ग्लेशियर या फिर हिमनद से प्राप्त होती है ना। मतलब जो हिमालय के शिखर हमेशा बर्फ से जमे हुए होते हैं, जिनको हम ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, वहां से ही इन नदियों को जो बर्फ का जल होता है वो पिघल पिघल के नदियों में आता रहता है और कभी इनमें जल की कमी नहीं होती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, इसके अलावा किस किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आगे भी आने की संभावना है। तो सबसे पहले उत्तराखंड राज्य से इसका ओरिजिन होता है। उत्तराखंड के बाद ये हिमाचल प्रदेश आती है, उसके बाद हरियाणा, दिल्ली। इसके अलावा एक चीज और याद रखना है कि हरियाणा राज्य और उत्तर प्रदेश की काफी लंबी ये सीमा भी बनाती है। ठीक है, जैसे ये हरियाणा राज्य है और यहाँ पर ये यूपी राज्य है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसकी बिल्कुल बॉर्डर पर बहती है और इनके बीच में सीमा का भी निर्धारण करती है। तो यहां से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि यमुना नदी किन 2 राज्यों के बीच में सीमा या फिर बॉर्डर का निर्माण करती है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली, जो कि हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यहां से भी ये प्रवाहित होती है। अक्सर न्यूज में भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा कई बार प्रदूषण हो जाता है, तो कई बार न्यूज में भी रहता है। ठीक है, तो ये स्टेट भी आपको याद रखना है।
इसके अलावा इसके नामों की बात करें तो यम की बहन और सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है यमुना को, ठीक है। यम की बहन या फिर सूर्यपुत्री, एग्जाम में आ जाए कभी तो याद रखना है किसका नाम है, यमुना का ही नाम है। इसके अलावा प्रयागराज या फिर जिसको हम पहले इलाहाबाद बोलते थे, प्रयागराज में जाकर के किसमें मिलती है, गंगा नदी में जाकर के मिलती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो चंबल नदी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। महू जाना पाओ मध्य प्रदेश के पास से ये निकलती है, ठीक है। और सबसे बड़ी सहायक नदी है, लगभग 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान जाती है, फिर उत्तर प्रदेश में जाकर के किससे मिल जाती है, यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है। बेतवा जिसको मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जानते हैं, भोपाल के पास से रायसेन एक जिला है, वहां से निकलती है कुमरा गांव नामक स्थान से, और ये भी मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में जाकर के किससे मिलती है, यमुना। इसके अलावा सिंध, हिंडन, वरुणा, ये भी कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि इसकी सहायक नदियां हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। खासतौर पर चंबल और बेतवा, और एक और नदी है केन, ये कुछ नदियां हैं इसकी सहायक हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, यमुना की। इन नदियों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यह गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, तो कई बार हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं या फिर बसे हुए हैं, तो दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया और आगरा हो गया, ठीक है। दिल्ली, मथुरा और आगरा, ठीक है। दिल्ली, मथुरा और आगरा, ये तीन प्रमुख शहर हैं जो कि यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं या फिर यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, यह हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मध्य लगभग 320 किलोमीटर लंबी रेखा बनाती है। अभी मैंने आपको डिस्कस कराया ना कि दो राज्य कौन से हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जिन राज्यों के मध्य में ये बॉर्डर का निर्माण करती है फिर सीमा का निर्धारण करती है, तो हरियाणा राज्य है और उत्तर प्रदेश राज्य है। लगभग 320 किलोमीटर लंबाई की बॉर्डर बनाती है इन दोनों राज्यों के बीच में, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यमुना के बारे में जितने भी पॉइंट में हमने डिस्कस किए इतने सफिशियंट है, आपको याद रखना है। अब यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इंदौर जिले में महू में जाना पाव पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो यहां से ही इसका ओरिजिन होता है, आपको याद रखना है, महू जाना पाव से इसका ओरिजिन होता है। इसके अलावा मुरादगंज के पास इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि किसकी सहायक नदी है ये, तो यमुना की सहायक नदी है चंबल, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की, चंबल, ठीक है। इसके अलावा चंबल के बारे में एक सबसे प्रमुख पॉइंट जो है वो ये है, आपको याद रखना है कि ये नदी जो है ये गली अपर्दन गली अपर्दन, है ना, अपर्दन मतलब इरोजन होता है, या फिर ऐसा भी बोलते हैं बीहड़ों का निर्माण करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है, ठीक है। इसके अलावा अवनाली का अपर्दन, अवनाली का अपर्दन, ठीक है। गली फॉर्मेशन करती है, गली एरोजन करती है, अवनाली का अपर्दन करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कि गली अपर्दन करती है, गली एरोजन करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है, या फिर अवनाली का अपर्दन करती है, ठीक है। तो ये होता क्या है समझ लीजिए, हालांकि जब हम मिट्टियों को पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो देखिए क्या होता है कि जब ये चंबल नदी बहती है ना, तो बड़े बड़े गहरे गड्ढों का निर्माण करती है ना। गहरे गड्ढों मतलब इतने गहरे होते हैं कि ये एक कमरे के बराबर गहरे गड्ढे होते हैं कि उस गड्ढे में यदि आप खड़े हो जाएंगे तो आसपास से कोई आपको देख नहीं सकता, तो इतने बड़े बड़ा गड्ढे का या फिर नालियों का ये निर्माण करती है, ठीक है। तो इसको गली अपर्दन, अवनाली का अपर्दन और बीहड़ों के निर्माण के लिए जाना जाता है। जो पुराने समय में डाकू वगैरह होते थे, है ना, आपने सुना होगा चंबल के जो डाकू वगैरह होते थे वो इन्हीं बीहड़ों में, जो कि चंबल नदी के द्वारा बनाए गए हैं, तो इन्हीं में छुप करके रहा करते थे और इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता था। आपने कोई ना कोई मूवी देखी होगी बैंडिट क्वीन वगैरह, उसमें आप देख सकते हैं बीहड़ों को, ठीक है। तो याद रखना है चंबल नदी ऐसी है जो गली अपर्दन, अवनाली का अपर्दन या फिर बीहड़ों के निर्माण के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उद्गम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बनास एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, पार्वती, क्षिप्रा, है ना, ये दो तीन कुछ प्रमुख सहायक नदी। खासतौर पर क्षिप्रा नदी के बारे में आपको पता होगा, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन का जो महाकाल है, ठीक है, महाकाल की नगरी उज्जैन कहा जाता है, ठीक है। तो क्षिप्रा नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश का एक शहर है। और क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है, कौन, क्षिप्रा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है। इसके अलावा बनास नदी भी इसकी सहायक नदी है और पार्वती नदी भी किसकी, चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आपको पॉइंट जो डिस्कस करा है कि अवनाली का अपर्दन के लिए ये जानी जाती है, गली अपर्दन के लिए ये जानी जाती है, गली इरोजन के लिए जानी जाती है, ठीक है। चलिए,
अगली नदी है सोन नदी। तो सोन नदी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर सतपुड़ा रेंज मैंने आपको पढ़ाया था, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। राजपीपला श्रेणी, राजपीपला श्रेणी है ना, इसके अलावा बीच वाली महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी, और सबसे पूर्व वाली जिसको हम बोलते हैं मेकाल श्रेणी, और इसको हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को साथ में सतपुड़ा श्रेणी, क्या बोलते हैं, सतपुड़ा रेंज, जो कि ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसी मेकाल श्रेणी में बच्चों एक अमरकंटक नामक जगह है ना, अमरकंटक नामक जगह है। यहां से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं, एक तो वेस्ट की ओर प्रवाहित होती है इस प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा, और एक उत्तर पूर्व की ओर इस प्रकार से प्रवाहित होती है और गंगा में जाकर के मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सोन नदी, ठीक है। तो अमरकंटक प्लेट्यू से या फिर अमरकंटक नामक स्थान से मेकाल रेंज से सोन नदी का ओरिजिन होता है, और बिहार के दीनापुर नामक स्थान के आसपास जाकर के ये किससे, गंगा से मिलती है। तो याद रखना है, दाई सहायक नदी है या फिर राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है सोन नदी, ठीक है। देखिए अमरकंटक सोनकुंड नामक स्थान से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। पटना के पश्चिम में आरा के निकट या फिर दीनापुर के निकट गंगा में जाकर के मिलती है। तो डायरेक्ट गंगा की सहायक नदी है, कंफ्यूज मत होना, सोन नदी डायरेक्ट किसकी, राइट बैंक की सहायक नदी है गंगा की, तो याद रखना है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो एक बनास है, गोपत और रिहंद। बनास और रिहंद ये इंपॉर्टेंट नदी है ना, रिहंद, रिहंद डैम भी है, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ठीक है। रिहंद नदी पर ही एक डैम बना हुआ है, आपको पता होगा, रिहंद ही डैम नाम, उसका नाम भी रिहंद डैम ही है, ठीक है। तो रिहंद किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा इसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सोनभद्र जनपद से होकर के बिहार में प्रवेश करती है, मतलब मध्य प्रदेश से ओरिजिन हो रहा है इसका, ठीक है। उसके बाद कहा जाती है, सोनभद्र जिले में एंटर करती है, उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र जिला, ठीक है। मैंने आपको बताया था सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। फिर सोनभद्र के बाद ही कहाँ जाती है, बिहार में जाती है, और बिहार में जाकर के गंगा में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। आप मैप वगैरह में देख सकते हैं। अगली नदी है रामगंगा नदी, जो कि उत्तराखंड रीजन से ही निकलती है और लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में आकर के ही मिलती है। पौड़ी गढ़वाल हिमालय रीजन की पहाड़ियों से ये निकलती है रामगंगा नदी, ठीक है। और कन्नौज, जिसको हम इत्र नगरी के नाम से ही जानते हैं, एक जगह है उत्तर प्रदेश में, तो कन्नौज के निकट ये किसमें मिलती है, गंगा में मिलती है। तो ये स्थान भी आपको याद रखना है, कुछ कुछ स्थान भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रामगंगा क्योंकि एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तो कन्नौज इत्र नगरी के नाम से जिसको जानते हैं, तो यहाँ पर आकर के गंगा से मिल जाती है, ठीक है। कल एनिमेशन के माध्यम से सारी चीजें बताई थी। अरुण जी शायद आप कल की क्लास में नहीं थे, ठीक है, तो कल वाली क्लास एक बार आप देख लेना, उसमें मैंने आपको पूरा मैप से एनिमेशन के थ्रू गंगा नदी को बताया था। आज हम थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगली नदी है गंडक नदी। तो नेपाल हिमालय से इसका ओरिजिन होता है, सोनपुर हाजीपुर के पास गंगा में जाकर के ये मिलती है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा भी बनाती है गंडक नदी। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सी गंगा की लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य में सीमा बनाती है। तो गंडक नदी है जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य में बॉर्डर या फिर सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। इसके अलावा यह नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो नदियां मिलती हैं। काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ये दो नदियां जहां पर मिलती है, फिर वहां से ही गंडक नदी बनती है, ठीक है। तो इन दो नदियों के संगम से ये नदी बनती है। अगली नदी है गोमती नदी। तो गोमती नदी के बारे में एक चीज मैंने आपको डिस्कस कराई थी कि एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जिसका ओरिजिन मैदान से होता है या फिर मैदानी क्षेत्र से होता है, प्लेन रीजन से होता है ना। फुलहर झील है, एक फुलहर झील है, ठीक है, जो कि मैदान में पड़ती है। हमने पढ़ा है ना बच्चों, हिमालय रीजन हम पढ़कर के आए हैं। ये ऊपर हिमालय है इस प्रकार से, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। इसके बाद से क्या हो जाता है, मैदान शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश बिहार पूरा मैदान में स्थित है, ठीक है। तो ये मान लीजिए गंगा बह रही है इस प्रकार से, ये गंगा आई, ठीक है। तो गंगा की जितनी भी सहायक नदी है ना, मैक्सिमम का हिमालय रीजन से ही आती है, इस प्रकार से आकर के मिलती हैं। लेकिन जो ये गोमती नदी है इसी मैदान से ही निकलती है और फिर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि
सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, तो यहां से कई बार क्वेश्चन आया है कि गंगा की एकमात्र कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, तो कौन सी नदी है? गोमती नदी है, आपको याद रखना है। ठीक है, फुलहर झील पीलीभीत जिला है, यहां से इसका ओरिजिन होता है, आपको याद रखना है। कहां से? फुलहर झील पीलीभीत जिला है, उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर गंगा से आकर के मिलती है। कहां पर? गाजीपुर नामक जगह है, कैथी के पास गंगा नामक स्थान में मिलती है, उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, एकमात्र सहायक नदी है जो कि मैदान से जिसका ओरिजिन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ और जौनपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। ठीक है, इसके अलावा जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, तो याद रखना है। अगली नदी है घाघरा नदी, जो कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, मानसरोवर झील के निकट से। मापचा चुंग हिमनद या फिर ग्लेशियर तिब्बत प्लेट्यू से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, घाघरा नदी कहां से? तिब्बत प्लेट्यू से इसका ओरिजिन हो रहा है, मापचा चुंग हिमनद या फिर ग्लेशियर से। बिहार छपरा के समीप आकर के गंगा में मिलती है, लेफ्ट साइड से। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा सरयू के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, सरयू के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा शारदा, राप्ती, छोटी गंडक, ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, शारदा, राप्ती और छोटी गंडक। भगवान राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या, वो सरयू नदी के ही किनारे स्थित है, आपको याद रखना है। सरयू एक इसकी ट्रिब्यूटरी है और इसको भी कई बार सरयू नदी बोल दिया जाता है। और जो अयोध्या है, ठीक है, अयोध्या, यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भगवान राम की जो भूमि है अयोध्या, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के ही किनारे स्थित है, याद रखना है। ठीक है, तो घाघरा के बारे में कहां से क्वेश्चन आ सकता है? इसका ओरिजिन आपको याद रखना है, कहां पर आकर के गंगा में मिल रही है। इसके अलावा इसकी जो कुछ प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके बारे में याद रखना है। और ये जो सरयू के बारे में मैंने आपको बताया कि अयोध्या इसके किनारे स्थित है। शारदा नदी के बारे में बात कर लेते हैं, तो नेपाल हिमालय से इसका ओरिजिन होता है, हमने डिस्कस किया है। नेपाल हिमालय में, जो नेपाल में हिमालय का पार्ट स्थित है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय बोलते हैं। मिलान ग्लेशियर या फिर मिलान हिमनद से इसका ओरिजिन होता है। सीतापुर बसरा के समीप आकर के ये किस में मिलती है? तो घाघरा नदी में आकर के मिलती है। तो घाघरा की ट्रिब्यूटरी है शारदा, आपको याद रखना है। ठीक है, अपने उद्गम स्थल से गौरी गंगा के नाम से इसको हम जानते हैं। और टकनपुर, बहरामपुर में घाघरा से आकर के ये मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बस आपको ये याद रखना है कि इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यदि कुछ प्रमुख सहायक नदी है या फिर कोई ट्रिब्यूटरी है, तो वो याद रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा किस जगह में जाकर के वो गंगा या फिर मुख्य नदी से जाकर के मिल रही है, तो ये दो तीन पॉइंट ही आपको किसी नदी के संबंध में याद रखना है। या फिर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण शहर या फिर सिटी उस नदी के किनारे स्थित है, तो वो पॉइंट आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं है, मेन मेन जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। ठीक है, राप्ती की बात कर लें, तो राप्ती नेपाल के लघु हिमालय श्रेणी से निकलती है, फिर मिडिल हिमालय श्रेणी से इसका ओरिजिन होता है, धौलागिरी के दक्षिण में। ठीक है, रेकुमकोट नामक स्थान से इसका ओरिजिन होता है। इसके अलावा देवरिया के बहराइच नामक स्थान पर घाघरा नदी से मिलती है, तो घाघरा की सहायक नदी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गोरखपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। घाघरा नदी में जाकर के मिलती है। अगली नदी है कोशी नदी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि बिहार का शोक कहा जाता है। इसके अलावा रिसेंट में ही एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, भारत का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो कोशी नदी को ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर प्रभावित करती है, बाढ़ आती है इसमें। ठीक है, तो कहां से? नेपाल हिमालय से इसका ओरिजिन होता है, आपको याद रखना है। मुहाना कहां है? तो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती हुई राजमहल बिहार के निकट गंगा में जाकर के ये मिल जाती है। ठीक है, तो गंगा की सहायक नदी है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, बिहार में जाकर के राजमहल नामक स्थान है, यहां पर जाकर ये गंगा में मिलती है। इसके अलावा बिहार का शोक बोलते, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। रिसेंट में ही एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, भारत का शोक, भारत का शोक या फिर शोरो ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसका आंसर भी क्या था?
उसका आंसर भी क्या था, बिहार ही था। हालांकि ऐसा कभी हमने पढ़ाने में नहीं मिला है बुक में, लेकिन चूंकि वो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और उसका आंसर भी क्या था, कोशी नदी ही था, तो आप कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भारत का शोक, तो आप कोशी नदी को वहां पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बिहार का शोक भी कोशी नदी को ही बोला जाता है। हुगली के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था कि पश्चिम बंगाल में गंगा से एक छोटी नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं हुगली। ठीक है, और ये क्या है, हुगली गंगा की वितरिका है। वितरिका है या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब क्या होता है, एक मुख्य नदी है कोई, मान लीजिए ये गंगा है, ठीक है, एक तो होती है ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी की, ये गंगा है और इसमें बहुत सारी नदियां आकर के मिल रही हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन जब उस मुख्य नदी से एक छोटी नदी निकलती है, ठीक है, एक छोटी नदी की ब्रांच निकलती है, तो इसको हम बोलते हैं वितरिका या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी। तो हुगली जो है ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है या फिर वितरिका है, जो कि पश्चिम बंगाल से अलग हो जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कराया था कि चूंकि हुगली नदी है, इसके किनारे कलकत्ता पोर्ट है ना, कलकत्ता पोर्ट भी स्थित है और कलकत्ता शहर भी स्थित है। अब कलकत्ता जो पोर्ट है वो काफी महत्वपूर्ण पोर्ट है, काफी बड़े बड़े शिप आकर के आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसके जल स्तर पर कभी कमी ना हो, है ना, क्योंकि बड़े बड़े शिप जो आते हैं उनको जल स्तर अच्छा खासा चाहिए, तो इसमें जल स्तर की कभी कमी ना हो, इसके चलते यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं फरक्का बैराज। ठीक है, तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कई बार कि फरक्का बैराज बनाने का उद्देश्य क्या है, तो हुगली नदी के जल स्तर को बनाए रखना फरक्का बैराज का उद्देश्य है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में इसको बनाया गया है ताकि हुगली नदी में कभी पानी की या फिर जल की कमी ना हो। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, वितरिका है, कोलकाता शहर बंदरगाह इसके किनारे स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में एक बैराज बनाया गया है जिसको हम फरक्का बैराज बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, ताकि कभी भी हुगली नदी में जल की या फिर पानी की कमी ना हो। ठीक है, दामोदर नदी की बात कर लेते हैं। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। ठीक है, झारखंड राज्य से ही प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में बहने वाली नदी है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि ये भ्रंश घाटी में बहती है ना, भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली में बहती है। देखिए, भारत की 3 ही ऐसी प्रमुख नदियां आपको देखने को मिलेंगी जो रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी में बहती हैं। 2 आपको पश्चिम की ओर मिलेंगे इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से। एक नदी है नर्मदा, मध्य प्रदेश की नदी है, और एक नदी है ताप्ती। ठीक है, और एक पूर्व की ओर इस प्रकार से बहती हुई दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं दामोदर। ठीक है, ऐसा भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया कि ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर बहती है और भ्रंश घाटी में बहती है, तो दामोदर नदी है, रिफ्ट वैली, है ना। भ्रंश घाटी क्या होता है, कई बार मैंने बताया है, ये कोई एक भूभाग है। ठीक है, यहाँ पर क्रैक आए, ठीक है, और ये वाला हिस्सा नीचे धंस गया, तो कुछ हिस्सा इस प्रकार से हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कोई नदी बहने लगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी। ठीक है, तो ये 3 नदियां बहती हैं, आपको याद रखना है। दामोदर नदी पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में बहने वाली नदी है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत की पहली जो नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना मतलब कि जब मान लीजिए ये दामोदर नदी है और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है, तो ये और इसकी सहायक नदियों पर कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए हैं जिसको हम बोलते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। मतलब दामोदर नदी की जो घाटी है उसके आसपास का क्षेत्र है, उसके जो सहायक नदी है उस पर कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ डैम बनाए जाएंगे, जिससे आसपास के क्षेत्रों में क्या होगा, बिजली की सप्लाई होगी, जल की सप्लाई होगी। इसके अलावा इसको पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता था। ठीक है, तो काफी ज्यादा पश्चिम बंगाल में ये तबाही वगैरह लाती थी, बाढ़ लाती थी, तो इसको पश्चिम बंगाल का शोक भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जब से ये परियोजना बनाई गई है तो बाढ़ का प्रभाव थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना 1948 में आधारशिला इसकी रखी गई थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। हालांकि इसके बाद वाला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी को पढ़ेंगे, परियोजनाओं का, तो हम वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना याद रख लीजिए कि इतना याद रख लीजिए कि दामोदर नदी पर ही भारत की पहली नदी घाटी परियोजना की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है बंगाल का शोक इसको हम बोलते हैं, और कोनार बराकर इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल झारखंड में प्रवाहित होती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन से इसका ओरिजिन होता है और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी ये परियोजना थी। ठीक है, क्लियर है। देखिए, इसका हमने कल पूरा मैप से अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, चूंकि आज थ्योरी पार्ट है तो फटाफट मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीजें कल भी हमने डिस्कस कर ली थी, है ना। तो आप में से शायद अरुण जी और शोभानंद जी आप दोनों नहीं थे। ठीक है,
तो यही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों गंगा रिवर सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। गंगा और उसकी जितनी भी प्रमुख प्रमुख सहायक नदी थी या फिर उसके अपवाह तंत्र का हिस्सा थी, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम एक छोटा सा टेस्ट डिस्कस करेंगे गंगा नदी का, ठीक है। फटाफट आंसर देना है आपको। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट, और कोई डाउट हो फिर पूछ लो, डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर फटाफट आंसर दो। आंसर दो पहले क्वेश्चन का। आंसर दीजिए जल्दी से। देखिए अरुण शिवानंद दोनों के आंसर आने चाहिए। देखिए गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है, गंगा नदी का ओरिजिन होता है, कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था, ठीक है। आंसर क्या होगा, सिंपल सा है, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह है गोमुख, जैसे ग्लेशियर काफी बड़ा होता है, ये गंगोत्री ग्लेशियर है, उसमें पर्टिकुलर एक जगह है गोमुख, यहां से भागीरथी के नाम से, भागीरथी के नाम से गंगा नदी का ओरिजिन होता है, ठीक है। और ये कहा, देवप्रयाग नामक स्थान में, देव प्रयाग नामक स्थान में किससे मिलती है, अलकनंदा नदी से मिलती है, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा नदी से मिलती है, और फिर यहां से इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है, ठीक है। देवप्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गंगा का ओरिजिन भागीरथी के नाम से गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ये कल मैंने आपको कल के लेक्चर में डिस्कस कराया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ये गंगोत्री ग्लेशियर है, यहां से देखिए ये भागीरथी नदी का ओरिजिन हो रहा है, ये भागीरथी नदी है, ठीक है। ये यहाँ पर देवप्रयाग नामक स्थान में आकर के किससे मिली, ये अलकनंदा नदी है ना, अलकनंदा से मिली, और यहां से इसका नाम हो जाता है गंगा, कहां से, देवप्रयाग नामक स्थान में। इसके अलावा मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, ठीक है। कर्णगंगा कर्णप्रयाग नामक स्थान में अलकनंदा में मिलती है, नंद प्रयाग में नंदाग्नि नदी अलकनंदा में मिलती है। ये सारी चीजें कल मैंने आपको डिस्कस कराई थी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा प्रयाग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रयाग। आंसर दीजिए, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, महाप्रयाग, सप्त प्रयाग। अभी मैंने आपको तो डिस्कस कराया, जल्दी आंसर दीजिए। शोभानंद आंसर दो। 5, क्या बोलना चाह रहे हैं, 5। देखो देवप्रयाग तो एक प्रयाग है, हमने डिस्कस किया, सबसे पवित्र ये प्रयाग है, ठीक है। किनके संगम पर ये स्थित है, ये भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। रुद्रप्रयाग भी एक बहुत ही पवित्र प्रयाग है, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, तो ये भी प्रयाग हो जाएगा। कर्ण प्रयाग कर्ण गंगा या फिर अलकनंदा के संगम पर है, तो ये भी प्रयाग हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 2 और 3, जबकि महाप्रयाग कोई प्रयाग नहीं है और सप्त प्रयाग भी कोई प्रयाग नहीं, तो 1, 2 और 3, ठीक है। इसमें शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 3 ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कौन कौन से प्रयाग थे एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ये भागीरथी नदी है, ये अलकनंदा नदी है, ठीक है। ये कहां पर मिली, देवप्रयाग नामक स्थान पे, तो देवप्रयाग हो गया। इसके अलावा मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम कहां पर होता है, रुद्रप्रयाग में होता है। कर्णप्रयाग में कर्णगंगा और पिंडार, या फिर कर्णगंगा का एक और नाम क्या है, पिंडार नदी, कर्णगंगा और अलकनंदा के संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर दो जरा। टिहरी डैम अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था, किन नदियों के संगम पर स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है, बता जल्दी। भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी मंदाकिनी, अलकनंदा मंदाकिनी, या फिर भागीरथी भीलांगना, जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर होगा इसका। टिहरी डैम जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है, 261 मीटर इसकी हाइट है या फिर ऊंचाई है, कहां पर स्थित है,
डी, ठीक है, वेरी गुड। भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर यह डैम स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है। कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, भीलांगना नदी को, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। ये देखिए, खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? भीलांगना नदी निकल रही है। किस में आकर के मिलती है? भागीरथी में आकर के मिलती है, और यहां पर ही टिहरी डैम स्थित है, ठीक है। चलिए, दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन बताइए, गंगा की इनमें से किस नदी का उद्गम मैदान से होता है? गंगा की इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जिसका ओरिजिन कहां से होता है? मैदान से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, अभी मैंने आपको ये डिस्कस कराया था, ठीक है। जल्दी आंसर दो। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? वेरी गुड, बी, गोमती नदी हो जाएगा। अभी मैंने आपको डिस्कस कराया, जितनी भी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, मतलब गंगा इस प्रकार से प्रवाहित होती है ना, तो यहां से जो भी नदी आकर के मिलती है इनको हम बोलते हैं लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी या फिर बाई सहायक नदियां। और जो नीचे से आकर के मिलती हैं यहाँ से यमुना के, या फिर यमुना में, या फिर यमुना जो जहां से आकर के मिलती है, इनको हम बोलते हैं राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी या फिर दाई सहायक नदियां, ठीक है। तो इन लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी में जितनी भी नदियां हैं पूरी हिमालय रीजन से आती हैं, ठीक है। हिमालय रीजन से ही आती हैं, ग्लेशियर से आती हैं, तिब्बत प्लेटियो से आती हैं। लेकिन एकमात्र गोमती नदी ही ऐसी है जो मैदान से निकलती है। फुलहर झील पीलीभीत जिला है उत्तर प्रदेश में, यहां से इसका ओरिजिन होता है, और लेफ्ट साइड से आकर के किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। इनमें से कौन सी गंगा की वितरिका है या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी है? विच ऑफ दिस रिवर इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, जल्दी से बताओ। हुगली, पद्मा, जमुना या फिर यमुना? क्या आंसर हो जाएगा इसका? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी पूछ रहा है, ट्रिब्यूटरी नहीं पूछ रहा। इसका आंसर हो जाएगा हुगली। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि एक मुख्य नदी में से जब दूसरी कोई छोटी नदी निकलती है, ठीक है, जैसे एक मेन नदी कोई ये प्रवाहित हो रही है, उसमें से कोई एक छोटी नदी की धारा अलग हो गई, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और एक होती है ट्रिब्यूटरी, जब बड़ी नदी में कोई छोटी नदियां आकर के मिलती हैं इस प्रकार से, तो इनको हम बोलते हैं सहायक नदियां या फिर ट्रिब्यूटरी। और जब बड़ी नदी में से कोई एक नदी अलग हो जाती है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो हुगली जो है ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, पश्चिम बंगाल से ये अलग हो जाती है ना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है, ऐसे ही आपको का एग्जाम में तो और ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, तो वहां पर और ज्यादा गलती की संभावना होती है। तो यहाँ तो आप आराम से सोच करके आंसर दे सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको गलती नहीं करनी है। देखिए, मैप में एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए गंगा आ रही है, ये गंगा आई, ठीक है, ये बिहार है, और ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ से पश्चिम बंगाल लग जाता है ये, ठीक है, ये। तो यहां पर देखिए ये फरक्का बैराज बनाया गया है, ठीक है, यहां से ये गंगा यहां से चली गई, ये पद्मा बोलते हैं इसको, और यहां पर ये हुगली आ गई है, इस प्रकार से हुगली, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोलकाता है, ये कोलकाता है। तो यहाँ पर ही ये बैराज बनाया गया है ताकि गंगा के जल को इस हुगली में छोड़ा जा सके, ठीक है। ये पद्मा हो गई, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, जिसको बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। फिर इसको यहां से एक और नदी इसमें आती है, और फिर इसको हम क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेघना। और ये देखिए सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
इनमें से कौन गंगा की बाईं सहायक नदियां हैं या फिर लेफ्ट बैंक की, है ना। अब देखिए, अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आती कि रामगंगा किसकी सहायक नदी है, कोशी किसकी सहायक नदी है। अब ऐसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सी फलानी फलानी नदी की राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है या फिर लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, दाईं सहायक नदी है या फिर बाईं सहायक नदी है, ठीक है। तो गंगा की इनमें से कौन सी बाईं सहायक नदी है या फिर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, आपको बताना है। यमुना, रामगंगा, कोशी या फिर सोन, जल्दी से बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, बाईं सहायक नदी या फिर लेफ्ट, है ना, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। 2 3। सचिन दीक्षित, आप पहली बार क्लास में आ रहे हैं, पहली बार दिख रहे हैं लाइव, नए नया आप एनरोल हुए हैं क्या? थोड़ा सा कमेंट में बताइए, आप मुझे चैट में बताइए किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं। ठीक है, बी आंसर होगा। कौन कौन सी, रामगंगा, है ना, रामगंगा और कोसी, ये जो दो नदियां हैं, रामगंगा और कोसी, ये जो दो नदियां हैं, ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? तो ये लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी गंगा की। देखिए, गंगा इस प्रकार से बहती है, रामगंगा, शारदा, है ना, गोमती, कोशी, ये सभी नदी कहां से आती हैं? लेफ्ट साइड से आती है, इनको हम बोलते हैं लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी। और यमुना हो गई, इसकी चंबल हो गई, सोन हो गई, ये कहां से आती हैं? राइट बैंक, नीचे से आती हैं, इनको हम बोलते हैं दाईं सहायक नदियां। यदि यदि आपको इसमें ज्यादा दिक्कत होती है तो आपको बस क्या, जैसे गंगा इस साइड बह रही है तो आपको भी ऐसे खड़े हो जाना चाहिए। ये आपका कौन सा हाथ है? ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो ये लेफ्ट बैंक की हो गई और ये राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से देख सकते हैं कौन कौन सी, एक बार मैं बता देता हूं। चलिए देखिए, रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, शारदा, घाघरा, गंडक, कोशी, ये सब क्या हो गई? लेफ्ट या फिर बाईं सहायक नदियां हो गई। और यहाँ पर चंबल, यमुना, सोन, ठीक है, ये सभी क्या हो गई? ये राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हो गई, तो आपको याद रखना है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आंसर कर दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 1 मिनट रुकिएगा। निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। रिकॉर्डेड देखता हूं, ठीक है ठीक है, कोशिश करिए जी, है ना, यदि आपके पास टाइम रहता है तो क्लास में लाइव आकर के पढ़ें, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, जो मैं क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ रहा हूं, आंसर दीजिए। है ना, यमुना की कौन सी सहायक नदी है? सोन, चंबल, बेतवा, कोशी, केन, जल्दी से आंसर दो। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सी, 2 3 4, है ना। देखिए, सोन तो नहीं है ना, सोन किसमें डायरेक्ट जाकर के बिहार में जाकर के गंगा में मिलती है, ठीक है। चंबल सबसे प्रमुख नदी है, यमुना की सहायक नदी मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश महूजाना पाव से निकलती है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। बेतवा भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा केन भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। कोशी बिहार का शोक बोलते, तो ये भी डायरेक्ट किसमें? गंगा में मिलती है। तो 2 3 और 5, सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी गुड, है ना। 2 3 और 5 मतलब बेतवा, केन और चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, फरक्का बैराज बनाने का उद्देश्य क्या था या फिर क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग फरक्का बैराज? इसका आंसर दीजिए। गंगा में बाढ़ की समस्या को दूर करना, ठीक है, हुगली नदी के जल स्तर को बनाए रखना, पश्चिम बंगाल में सिंचाई, झारखंड में सूखे की समस्या को दूर करना। फरक्का बैराज का उद्देश्य बताओ जल्दी से। क्या हो जाएगा? गंगा में बाढ़ की नहीं। अभी मैंने डिस्कस कराया ना आपको कि हुगली में जल स्तर को बनाए रखना, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि हुगली नदी जो है ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है या फिर वितरिका है, और इसके ही किनारे कलकत्ता पोर्ट स्थित है। तो इसके जल स्तर में कभी कमी ना हो, तो इसके जल स्तर को बनाए रखने के ही फरक्का बैराज बनाया गया है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित है? गंगा के किनारे स्थित है, जल्दी से आंसर दो। कानपुर, दिल्ली, हरिद्वार, आगरा, पटना,
फटाक से आंसर दो। सचिन जी आप भी आंसर दीजिए। जल्दी दो। कानपुर, दिल्ली, हरिद्वार, आगरा, पटना। डी 1, 3, 5। चलो डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो कानपुर तो गंगा के ही किनारे स्थित है, सबसे बड़ा नगर है गंगा के किनारे स्थित। दिल्ली किसके किनारे है? दिल्ली यमुना के किनारे है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। हरिद्वार भी गंगा के किनारे ही स्थित है। आगरा भी किसके किनारे है? यमुना के किनारे है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पटना भी सही हो जाएगा। 1, 3 और 5 डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है सचिन जी, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अगला आंसर दो कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, आंसर दो। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सचिन जी। इसका आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय या फिर नेशनल रिवर के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। गंगा नदी हमने सारी डिस्कस कर ली। गंगा और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सभी को हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। जितनी भी इसकी सहायक नदी है उनके बारे में भी डिस्कस किया, एनिमेशन के माध्यम से भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। जिन भी बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो उसमें हमने गंगा को पूरा डायग्राम के माध्यम से, एनिमेशन इमेज के माध्यम से पढ़ा था, तो दोनों लेक्चर आप अच्छे से दे लें। और टेस्ट भी हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना। यदि कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछो, नहीं तो फिर क्लास को हम यहाँ पर एंड करेंगे। कोई डाउट किसी को? और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आकर के पढ़ें। 2017 में जीवित इकाई, हाँ जीवित इकाई का दर्जा दिया, ये भी मैंने आपको कल डिस्कस कराया था, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है अरुण जी, है ना। कोशिश करें सभी लोग रेगुलर क्लास में लाइव आए, और इसका और आप टेस्ट लगाना और भी क्वेश्चन लगाना। कहीं दिक्कत हो तो फिर बताना, ठीक है। चलिए मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक ख्याल रखें और पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।